दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है घर संसार। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है साइबर सुरक्षा। दर्शकों, आज के इस डिजिटल युग में तकनीक जहां एक ओर हमारे जीवन को बहुत ही आसान बनाते जा रही है, वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि इसके दुरुपयोग से कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आज कार्यक्रम के अंतर्गत हम इसी प्रकार की समस्याओं से जुड़े हुए सवाल अपने एक्सपर्ट के माध्यम से पूछेंगे। हमारे एक्सपर्ट हैं साइबर एक्सपर्ट श्री आयुष गुहा जी। आयुष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आयुष जी, देखा जा रहा है कि वर्तमान युग जो है वो डिजिटल युग है और इसमें कई प्रकार की चीज़ें सामने आती हैं जो हमारे जीवन को आसान बना रही हैं। ऐसे में देखा जाता है कि हम कहीं ना कहीं जहां एक और अपने जीवन को आसान बनाते जा रहे हैं, वहीं हमारा जीवन असुरक्षित भी होता जा रहा है। तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम में जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे वो प्रश्न ये रहेगा कि साइबर क्राइम क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, और दूसरा ये मुख्य रूप से किन किन प्रकार के हो सकते हैं। शॉन, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि साइबर क्राइम क्या होता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि साइबर क्राइम क्या होता है और साइबर बेसिकली और वो साइबर क्राइम कर जाते हैं। तो साइबर क्राइम वो क्राइम होते हैं जो इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं। कोई भी ऐसा अपराध जो कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ होता है या इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है, वो सारे अपराध जो होते हैं साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। इनको ब्रॉडली हमने कुछ पार्ट्स में बांटा हुआ है। जैसे कि हो गया एक फिशिंग अटैक हो गया। फिशिंग अटैक एक ऐसा अटैक होता है जिसमें एक फेक वेबसाइट बनाई जाती है किसी भी ओरिजिनल वेबसाइट की। जैसा आप लोग देखते होंगे कहीं भी आमतौर पर बैंक्स में जाते होंगे तो वहाँ लिखा रहता है बी अवेयर फ्रॉम फिशिंग, फिशिंग से सावधान रहें। तो इसमें एक वेबसाइट की क्लोन बना ली जाती है जो कि सेम टू सेम वैसी ही वेबसाइट की ओरिजिनल कॉपी जैसी दिखती है, बट वो फेक वेबसाइट होती है। सिमिलरली सेकेंड क्राइम जो हो जाता है वो होता है मॉर्फिंग। मॉर्फिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या होता है कि यूज़र्स की जो फ़ोटोज़ होते हैं उनको किसी गलत तरीके से अटैच किया जा सकता है किसी की बॉडी के साथ में, किसी और चीज़ के साथ में उसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्रिएट किए जाते हैं। तो ये एक मॉर्फिंग का अटैक होता है। सिमिलरली एक अटैक हो जाता है आपके पास फाइनेंशियल फ्रॉड। जैसे कि आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं अलग अलग तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाते हैं। नॉर्मली जो यूपीआई से रिलेटेड हो जाते हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड होते हैं। तो कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शंस जहाँ पे फाइनेंशियल या मॉनेटरी बेनिफिट्स या मॉनेटरी रिलेटेड चीज़ें सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, वो आपके फाइनेंशियल फ्रॉड की कैटेगरी में आती है। सिमिलरली इसी के साथ में आ जाता है आपके पास फेक प्रोफाइल हो जाती है जिसको हम लोग आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं कि किसी की पहचान चुराना। जो आजकल आमतौर पे देखा जाता है कि महिलाओं के साथ में ये बहुत होता है कि किसी का फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया या फेसबुक अकाउंट बना लिया या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उनके फेक फ़ोटोज़ को डाउनलोड करके बना लिया। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये जो क्राइम होते हैं, ये आपके डिजिटल रिलेटेड या सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह से क्राइम्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया, बट ब्रॉडली जो होती है कैटेगरीज वो ये कैटेगरीज हैं। जी आयुष जी, ये तो आपने प्रकार बताए। मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि मुख्य रूप से अभी वर्तमान समय में कौन से ऐसे अपराध हैं जो सामने आ रहे हैं। बेसिकली आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं वो एआई से रिलेटेड केसेस आ रहे हैं, जहाँ पे क्या होता है एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू आप टेक्निकल चीज़ें जनरेट कर सकते हैं, जिससे आप फोटो, वीडियो या अलग अलग तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको जनरेट कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो एआई रिलेटेड फ्रॉड सबसे ज़्यादा आ रहे हैं और साथ ही साथ में एक सबसे बड़े जो ज़्यादा आने वाले फ्रॉड हैं वो है यूपीआई या क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड फ्रॉड। आज की डेट में आपको शेयर मार्केट या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या कम समय में ज़्यादा मुनाफा के जो होते हैं टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से अलग अलग इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जिसके थ्रू आपको बोला जाता है कि आप बस एक लिंक पे क्लिक कर दीजिए या आपको एक सर्वे करना है, आपको इसके 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ मिलेंगे, आप इसको आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से जो भी क्रिमिनल्स होते हैं वो आप लोगों के बोलना चाहिए जो भी एक आम आदमी होता है उसको फाइनेंशियल जो होता है बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसको जब कॉन्फिडेंस में आ जाता है वो इंसान, तब उससे अलग तरह की ठगी करते हैं कि आप ओटीपी बताइए या आप इतने का सामान खरीदिए या फिर आप इतना इन्वेस्ट कीजिए। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ये एक आमतौर पर ट्रेंड में आ चुका है। जी आयुष जी, जो मोबाइल जो एक यंत्र है, गैजेट है, वो आज सबके हाथ में, बच्चे के हाथ में भी है, युवाओं के हाथ में भी है, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, सबके हाथ में। तो सबसे ज़्यादा साइबर अपराध के शिकार कौन हो सकते हैं। मैम बेसिकली इसमें ना कैटेगरी वाइज बोलना ज़्यादा सही है। जैसे अगर हम लोग बच्चों की बात करें तो बच्चे आमतौर पे जो होता है एक गेमिंग रिलेटेड जो फ्रॉड होते हैं उसमें शिकार होते हैं कि आपके पास एक गेमिंग की लिंक आती है। जैसे बीच में चला था कि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास भी केसेस आए कि पेरेंट्स ने बताया कि उनके बच्चों ने क्रेडिट कार्ड से अचानक से पैसे जा रहे हैं। जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता लगा कि उनके बच्चे पबजी और इस तरह के जो गेम्स होते हैं, इस तरह के गेम्स में कुछ कुछ उनके जो इक्विपमेंट्स होते हैं या अलग अलग पॉइंट्स होते हैं उनको परचेस करने के लिए करते हैं
और सिमिलरली अगर मैं युवा अवस्था की बात करूं तो इनके साथ में सोशल मीडिया रिलेटेड जितने क्राइम होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको इंस्टाग्राम पे कोई रील डाल के बता रहा है कि आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, इससे आप कम टाइम में पैसा बना सकते हैं, शेयर मार्केट की ये लीड दे रहे हैं, आप इस शेयर में इन्वेस्ट कीजिए। तो ये युवाओं के साथ हो रहे हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के साथ में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग रिलेटेड फ्रॉड होते हैं, जहाँ पे उनको एक फेक वेबसाइट बनाकर दिखाया जाता है कि लेट सपोज कोई भी एक कॉस्मेटिक है या कोई भी ऐसी ड्रेस है जो मान चलिए बहुत महंगी है, वो आपको बहुत कम रेट पे मिल जा रही है, लाइक 10,000 का सामान आपको 2,000 में या 1,000 में मिल रहा है और आपसे ऑनलाइन पेमेंट पहले ले लिया जाता है। तो इस तरह के फ्रॉड इनके साथ बहुत हो रहा है। और अब हम लोग बात करते हैं कि जो बुजुर्गों की, तो बुजुर्गों के साथ में जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं उनके साथ में, जो कि जनरली जो रिटायर्ड पर्सन होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं जिनके पास एक बोलना चाहिए पैसे या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं बहुत बड़े अमाउंट पे उनके अकाउंट्स में होते हैं, उनके साथ होते हैं। तो ये एक कैटेगरी है जिनके अलग अलग होते हैं। उनको ये बताया जाता है कि आप पेंशन स्कीम्स के बाद इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आपसे आगे जाके इसमें इतना पैसा मिल जाएगा, क्योंकि उनको टेक्निकली उतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता है। तो उनके साथ इस तरह के फ्रॉड आमतौर पे बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आपने शुरुआत में ही कार्यक्रम के बताया कि साइबर क्राइम के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनमें से एक सोशल मीडिया से रिलेटेड भी था, जैसे हैकिंग है या फेक प्रोफाइल है। तो इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जी मैम, अगर हम लोग सोशल मीडिया या इससे रिलेटेड फ्रॉड्स को रोकने की अगर बात करते हैं तो अगर मैं एक आम तौर पे बोलूँ कि हम इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो सोशल मीडिया के मैसेजिंग ऐप है जिसमें हम लोग व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के या बाकी जो मैसेजिंग ऐप है इनका यूज़ करते हैं, तो इसके लिए आपको हमेशा 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक ऐसा वेरिफिकेशन ऑप्शन होता है जिसमें आपको अपने मोबाइल नंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ लिंक करना होता है, ताकि कभी भी आपको अगर कोई पासवर्ड चेंज करता है या कुछ करता है तो उस पर एक OTP आता है। उस OTP के थ्रू आप सिक्योरली अपने ID पासवर्ड और जो भी IDs हैं उनको सिक्योर कर सकते हैं। सेकेंड हो जाता है सोशल मीडिया रिलेटेड में अगर हम लोग बात करते हैं प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, थ्रेड्स हो गया, तो इस तरह की जगह पे जहाँ पे आप फोटो, वीडियोज़ और इस तरह की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो आमतौर पर ज़्यादा पोस्ट कर देते हैं, तो उन चीज़ों की अगर हम लोग बचने की बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपनी प्रोफाइल को लॉक रखें। अगर आप फेसबुक में हैं तो आप फेसबुक की सेटिंग्स में जाके, प्रोफाइल सेटिंग्स के अंदर जाके आपकी ID को लॉक करके रखें। और जितना हद तक हो सके जिन लोगों को आप नहीं जानते हैं उन लोगों को फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम के जो भी आपके पर्सनल अकाउंट्स हैं उसमें ऐड ना करें। और साथ ही साथ में एक चीज़ और जो ध्यान देने वाली चीज़ है कि आप सोशल मीडिया के जो भी आपके पासवर्ड्स होते हैं उनको अगर पॉसिबल हो तो महीने में एटलीस्ट एक बार आप उन पासवर्ड्स को अपडेट करें, क्योंकि क्या होता है कि आज की डेट में बहुत सारी वेबसाइट हैक होती हैं, डेटा ब्रीचेस होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जनरली लोग एक ही पासवर्ड अलग अलग जगहों पे रखते हैं। सेम पासवर्ड जो होता है वो 10 अगर सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज़ करें तो 10 के 10 में सेम पासवर्ड रखेंगे, तो हैकर्स तक इजीली पहुंच जाता है। तो इन चीज़ों के लिए आपको पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और जितना हद तक हो सके रेगुलरली उनको अपडेट करते रहना चाहिए। यदि बैंकिंग ट्रांजैक्शन को देखा जाए आयुष जी, तो हमारा भारत जो है वो एक ऐसा देश है जहां सबसे इजीली हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? मैम बेसिकली आप जब भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना होता है कि आप कभी भी पब्लिक नेटवर्क जो होते हैं, जो पब्लिक वाईफाई होता है या जो फ्री वाईफाई होता है, वहाँ पे कभी भी यूज़ ना करें अपने बैंकिंग, आइदर सोशल मीडिया रिलेटेड जो भी चीज़ें, कभी भी अपने अकाउंट्स को लॉगिन मत कीजिए। और अगर कभी इमरजेंसी है कि आपको लॉगिन करना पड़ रहा है, लाइक सपोज कई बार हमको एयरपोर्ट पर यूज़ करना पड़ता है वाईफाई या इस तरह की चीज़ें, तब आप ट्राई करें कि इनकॉग्निटो विंडो का ऑप्शन होता है, हर किसी भी आप वेब ब्राउजर में देखेंगे वहाँ इनकॉग्निटो का ऑप्शन होता है, या प्राइवेट ब्राउजिंग का। आप प्राइवेट ब्राउजिंग विंडो में अपने जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उसके थ्रू करें जी। और साथ ही साथ में अगर पॉसिबल हो पाए तो कुछ डिवाइसेस आते हैं, अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हैं तो एक VPN के कुछ डिवाइसेस आते हैं फायरवॉल के नाम से, तो आप अपने मोबाइल में फायरवॉल लगा के उसके बाद इन सारे सर्विसेज को यूज़ कीजिए। मान लीजिए आयुष जी कि किसी के साथ फ्रॉड हो गया तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि सबसे पहला क्या स्टेप होना चाहिए जो उन्हें उठाना चाहिए? अच्छा, अगर किसी भी तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ होते हैं या सोशल मीडिया रिलेटेड कोई भी फ्रॉड होता है तो सबसे पहले आपको 1930 जो कि एक गवर्नमेंट का हेल्पलाइन नंबर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, आपको इस नंबर से कॉल करना। आप किसी भी स्टेट में हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, आप 1930 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, आपका जो भी नज़दीकी थाना है, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके साथ उस समय क्राइम हुआ है तो जो भी आपको आसपास में पुलिस स्टेशन हो रहा है आप वहाँ जा सकते हैं और वहाँ से एक 0 FIR करा के आपके थाने से की तरफ वो भेज देंगे। तो आप एक 0 FIR करा सकते हैं वहाँ से कि मेरे साथ इस तरह का क्राइम हुआ है, तो आपका जो भी नज़दीकी थाना होता है वहाँ पे वो कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देंगे। या फिर आप साइबर सेल पे जा सकते हैं, आपके जिस भी ज़िले में आप रहते हैं उस ज़िले में एक साइबर सेल होगा, तो आप डायरेक्टली साइबर सेल को अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट लॉक करा सकते हैं। वो
कौन सा टाइम पीरियड होता है जिसमें आपने जैसे बताया कि बुजुर्गों के साथ ज़्यादा फाइनेंशियली फ्रॉड होता है, तो वो कितना टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके अंतर्गत यदि हम शिकायत दर्ज करते हैं तो हमारा पैसा जो है वो वापस आ सकता है? जी मैम, आमतौर पे ये देखा गया है कि अगर आप 2 घंटे के अंदर अगर आप किसी भी फाइनेंशियल फ्रॉड की अगर रिपोर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल वो क्रिप्टो से रिलेटेड है या फिर आपके बैंकिंग रिलेटेड है या यूपीआई रिलेटेड है या क्रेडिट कार्ड से, अगर आप 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट करते हैं तो आमतौर पर ये देखा गया है कि आपके जो भी पैसे होते हैं उसके आने के चांसेस 99% से ऊपर होते हैं, 90 से 99% जनरली आमतौर पे होते हैं। तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं। और साथ ही साथ में ये चीज़ ध्यान रखिए, जैसे ही आपके साथ फ्रॉड होता है तुरंत आप 1930 पे कॉल करके उनको बताएं कि इस अकाउंट से गया, ताकि वो वहाँ से उस अकाउंट को होल्ड कर सकें, ताकि आपका जो पैसा है वो आप तक वापस आ सके। क्योंकि आप साइबर सुरक्षा के लिए ही काफ़ी लंबे समय से काम करते आ रहे हैं आयुष जी, तो आपसे ये जानना बनता है कि क्या भारत में पर्याप्त कानून हैं जिससे इस साइबर क्राइम को रोका जा सकता है? मैम, अभी जो कानून है पहले के कंपैरिजन में बोला जाए तो वो पर्याप्त थे, बट जिस हिसाब से एआई और बाकी की न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, लाइक डीफेक हो गया और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही हैं, तो उस हिसाब से कानून को और अपडेट करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ में ट्रेनिंग्स और जो भी अपनी एजेंसीज हैं उनको भी टाइम टू टाइम और ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, टेक्निकल स्टाफ लाने की ज़रूरत है, ताकि वो इस पर स्मूथली वर्क कर सकें। जी, देखा जाए तो साइबर क्राइम को लेकर आपने जो 1930 हेल्पलाइन की बात कही, इसके अलावा और क्या प्रोसेस हो सकता है जिससे हम साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कर सकें, या फिर ये ऑनलाइन भी क्या संभव है? हाँ जी मैम, आप ऑनलाइन भी इस पर कर सकते हैं। एक वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in। इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली 3 कैटेगरी के फ्रॉड्स जनरली रिपोर्ट करने के लिए ऑप्शन मिलता है। एक जो होता है फाइनेंशियल फ्रॉड, दैट इज़ अगर आपके साथ कोई भी यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रिप्टो रिलेटेड कोई फ्रॉड हो गया है तो आप इसमें कर सकते हैं। सेकंड हो जाता है महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड कोई फ्रॉड है। इफ़ इन केस अगर आपको लगता है कि महिलाओं के साथ किसी तरह का फ्रॉड हो गया है या फिर किसी की फेक आईडी बन गई, तो आप इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। और थर्ड होता है कि इसके अलावा अगर कोई क्राइम हुआ है साइबर रिलेटेड, जैसे कि रैंसमवेयर अटैक हुआ है या इस तरह के कोई भी वायरसेस हुए हैं या आपकी कंपनी पे किसी तरह का साइबर अटैक हुआ है, तो इन चीज़ों की आप रिपोर्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। आयुष जी, इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। दर्शकों, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में, घर संसार कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं साइबर सुरक्षा की। हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं श्री आयुष गुहा जी। आयुष जी, हम बात कर रहे थे कि साइबर सुरक्षा किस प्रकार के हो सकते हैं या क्या क्या सुरक्षा लेनी चाहिए या किस प्रकार से हम इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमें एक क्यों ना एक शिक्षा दीक्षा के रूप में हम इसको लें, और बच्चों को कौन सी एज से ही सिखाया जा सकता है या स्कूल कॉलेज में क्या इसके लिए कोई प्रॉपर शिक्षा दी जाती है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? जी हम बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं आज की डेट में मानता हूँ कि क्लास 2 से लेके साइबर सिक्योरिटी को ऐड कर देना चाहिए। जो आज की डेट में हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, पेरेंट्स आमतौर पे उनको यूट्यूब या अलग अलग वेब सीरीज़ लगा के दे देते हैं कि बच्चा मोबाइल देखता रहे, तो उनको उस समय टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है और वो मोबाइल यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को शिक्षा जो बोलते हैं स्कूल एजुकेशन में जोड़ना ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को बताया जाए कि सोशल मीडिया पे आपको क्या चीज़ें करना है, क्या नहीं करना है। जो हम लोग बहुत एक कार्यक्रम चलता है हमारा गुड टच एंड बैड टच, उसी तरह से हमको इसमें गुड और साइबर के लिए बैड वाली चीज़ें ही बताना होता है कि किस टाइप की वेबसाइट को आपको विजिट करना होता है, किस तरह की वेबसाइट पे आपको क्लिक नहीं करना है, कौन सी लिंक मैलिशियस हो सकती है, किस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका डिवाइस हैक हो सकता है या फाइनेंशियल वाली जो चीज़ें होती हैं वो हो सकती हैं। और साथ में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि इनको पासवर्ड्स के बारे में बताना ज़रूरी है जी, कि किस तरह से पासवर्ड आपको बनाना चाहिए। एक नॉर्मली अगर हम लोग बोलें कि एक जनरल वे में अगर हम लोग बात करते हैं कि पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए, तो आपका जो पासवर्ड होता है उसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना पासवर्ड बताना चाहूँ आपको एक रैंडमली बना के, अगर आप लिख रहे हैं आपका नाम है, लेट्स सपोज मैं अपना ही नाम लेता हूँ आयुष, तो मैंने ए को इनकोडिंग कर दिया, क्या मैंने @ से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, वाई को मैंने किसी और सिंबल से ले लिया, तो इस तरह से, या आखिरी में मैंने क्या किया 1 2 3 या 7 8 कुछ भी एक ऐसे रैंडम नंबर्स को ऐड कर लिया, और साथ में जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जैसे @ हो गया, हैश हो गया, तो इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन के साथ में आपको अपना पासवर्ड बनाना चाहिए।
ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रहे और अगर कभी हैकर्स उसको हैक करने की कोशिश करते हैं तो वो आसानी से हैक ना कर सकें। आयुष जी, आने वाला समय मैं ये नहीं कहूँगी कि हम डिजिटल युग की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, तो आने वाला समय जो है ना वो एआई का है, और एआई के इस बढ़ते उपयोग की वजह से क्या हम साइबर क्राइम को और बढ़ावा दे रहे हैं, या इससे किन किन खतरों का हम सामना करने को तैयार रहें? जी, हम जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो वो अपने साथ में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें लेके आती है। तो आज के समय में हमको थोड़ा सा फोकस अच्छी चीज़ों पे करना चाहिए कि हम कैसे उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि आज की डेट में अगर हम लोग बोलें तो बहुत से स्टेट की गवर्नमेंट जो एआई इनेबल जो सॉफ्टवेयर होते हैं साइबर क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कर रही है, तो हम उस दिशा में भी देख सकते हैं। और जब टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो लोग उसका अच्छा इस्तेमाल से ज़्यादा बुरा इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल्स के हाथ में आसानी से पहुँच जाती है। एआई रिलेटेड आज की डेट में जो सबसे ट्रेंडिंग जो बोल सकते हैं एक फ्रॉड है, या एक सबसे बोलना चाहिए खतरनाक फ्रॉड है, वो है डीप सीक या डीप फेक टेक्नोलॉजी। डीप फेक टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपके साथ में जो भी एक आपकी फ़ोटो जनरली जो क्रिमिनल्स होते हैं किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से डाउनलोड कर लेते हैं, फिर उसके साथ में मॉर्फिंग करते हैं, उसका कोई एक वीडियो बना लेते हैं और आपको ब्लैकमेल करते हैं अलग अलग तरीके से, इंस्टाग्राम, फेसबुक या इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें मैसेज करके कि आप एक पर्टिकुलर रैंसम का ही कितना अमाउंट दीजिए, तब आपके साथ में हम आपका ये वीडियो वो नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका वीडियो वायरल कर देंगे। तो ये टेक्नोलॉजी का एक बोल सकते हैं कि एक डिसएडवांटेज है जी। और अगर हम लोग एडवांटेज की बात करें तो आज की डेट में गवर्नमेंट्स के पास में ऑलमोस्ट हर कंट्री की जो गवर्नमेंट्स है इनके पास ये कैपेबिलिटीज़ है कि हम उसके थ्रू रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आपकी कोई एक फ़ोटो किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन अक्रॉस द वर्ल्ड कहीं पे भी अगर वो अपलोड हुई है तो एआई के थ्रू हम लोग उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी वो फोटो कहाँ अपलोड हुई है जी। तो इस तरह से हम क्राइम का जो बोलना चाहिए आपकी फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ जो भी होते हैं उनको डाउन कर सकते हैं, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। जी, ये जो फोटो वीडियो की आपने बात कही, तो अभी हाल ही में एक ऐप आया जिसके थ्रू अपनी फ़ोटो को डालकर आप उसको एनिमेटेड कर सकते हैं, तो लगभग हर तीसरे व्यक्ति ने वैसा किया, तो क्या ये सही है? मैम बेसिकली इसमें क्या है, इंडिया के बाहर की एक केस स्टडी है जहाँ पे क्या हुआ था, एक पर्टिकुलर पर्सन थे, उन्होंने अपना कैमरे पे हाथ दिखाया और उनके हाथ से उनके फिंगरप्रिंट्स जो है उनको कलेक्ट किया गया और उसके थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शंस किए गए। तो टेक्नोलॉजी अगर आप फेस पे अगर ये आपकी फ़ोटोज़ किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या अननोन इस तरह के एप्लीकेशन पे अपलोड करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि आपके जो फेस के पॉइंट्स होते हैं एआई के थ्रू, एआई उस चीज़ को लर्न करता है और उसके थ्रू अलग अलग तरह की इमेजेस जनरेट करना या आपके पासवर्ड्स को गेस करना या फेस रिकॉग्निशन को बाईपास करना, इस तरह की अलग अलग जो क्राइम में इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो हमको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर हम कहीं फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उनकी प्राइवेसी किस हद तक है, और हमको ये पता होना चाहिए कभी भी किसी चीज़ को यूज़ करने से पहले कि ये कितना सेफ़ है, क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए हम भी अगर अपलोड कर दें और अपनी प्राइवेसी के साथ में एक बोलना चाहिए एक थ्रेट वाली चीज़ों को साथ में ले लें तो वो चीज़ें गलत हैं। जी आयुष जी, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसलिए और ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि देखा जाता है ना कि हम बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया में हमारे अकाउंट्स होते हैं। जनरली हम हमारे घर में जब बात करते हैं किसी एक विषय पे बात करें, लाइक हमको एक नया शू खरीदना है या हमको टीवी खरीदनी है या हमारे घर में शादी होने वाली है, देखा जाता है ना कि उसी के एड्स जो है ना वो आपके मोबाइल पे नज़र आने लगते हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में वो दिखने लगते हैं। तो क्या हमारा फ़ोन हमें सुनता है? हाँ जी मैम, बेसिकली जितने भी एप्लीकेशन आप लोग इंस्टॉल करते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो भी होते हैं, लेट सपोज आप किसी भी एक कंपनी का आपने एक शॉपिंग ऐप या कुछ भी किया है तो आप देखेंगे कि परमिशंस में वो हमेशा आपसे परमिशन मांगता है माइक की, कि वो आपके ऑडियो को हमेशा रिकॉर्ड कर सके। तो आप अपने हाथ से उसको परमिशन देते हैं कि वो आपका माइक कभी भी एक्सेस कर सके और आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती हैं उन इन्फॉर्मेशन को वो निकाल के अपने लिए यूटिलाइज कर सकें। इसके लिए बेसिकली अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग बात करेंगे, बट अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप एक सबसे बेस्ट पार्ट ये कर सकते हैं, मोबाइल में आप जाएँ, इफ़ इन केस अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आप एप्लीकेशन के सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, वहाँ परमिशन सेटिंग्स का ऑप्शन होता है। आप परमिशन सेटिंग्स में जाके जो भी माइक के एक्सेस हैं उन चीज़ों को बंद कर सकते हैं। और सेकंड, अगर आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे प्राइवेसी मैनेजर के अंदर में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं परमिशंस के लिए। अब एक और बात हो जाती है कि कई बार हम लोग अगर परमिशंस को डिनाई करते हैं तो एप्लीकेशंस चलती नहीं है। हाँ। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, किसी भी एक अच्छी कंपनी का आप फायरवॉल परचेस कर सकते हैं जो जनरली 100-200 रुपीज़ में आपको 1 ईयर के लिए मिल जाता है। अच्छा। तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से कहीं से भी इन चीज़ों को परचेस करके अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या करता है, जब भी अगर कोई एप्लीकेशन आपका डेटा उनके सर्वर्स पे डंप करना चाहता है या रखना चाहता है तो ये उस चीज़ को रोक देता है। अच्छा। और आपको बता देता है कि आपका इतना डेटा था जो इस पर्टिकुलर सर्वर पे अपलोड होने वाला था। तो इस तरह से आप अपने डिवाइस की सिक्योरिटी रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप कुछ सुझाव दीजिए जिससे वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें।
जी हाँ, बेसिकली अगर हम लोग साइबर सिक्योरिटी में खुद को सिक्योर करने की बात करते हैं तो सबसे पहला है, क्योंकि आज की डेट में हम सारे लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने डिवाइस में जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमेशा एंटीवायरस एक रखिए, जो भी एक अच्छी कंपनी का। फ्री एंटीवायरस मत रखिए, किसी भी जो भी आपको अच्छी कंपनी लगती है उसका एक पेड या जेन्युइन एंटीवायरस आप अपने मोबाइल में रखिए। कोई भी अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप उसमें OTP जो स्टेप 2 वेरिफिकेशन होता है उसको ऑन रखें, और साथ ही साथ में आपके ट्रस्टेड नेटवर्क्स जो रहते हैं उनको भी ऐड करके रखिए। इफ़ इन केस अगर आपका मोबाइल का भी हैक होता है तो आप किसी भी एप्लीकेशन की सेटिंग्स पे जाएंगे, वहाँ एक ट्रस्टेड नेटवर्क का ऑप्शन होता है, तो उसको इनेबल करके रखिए, जिससे आप कभी भी अपना डिवाइस जो है या सोशल मीडिया अकाउंट उसको कभी भी एक्सेस कर सकते हैं अगर कभी हैक होता है तो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पासवर्ड्स, आप जितने भी हो सके, जितना हद तक हो सके, अपने पासवर्ड्स को हर महीने ट्राई कीजिए अगर आप बदल सकें। अगर आप हर महीने नहीं बदल सकते हैं तो अपनी एक पासवर्ड पॉलिसी बना लीजिए। फॉर एग्जांपल, आप जनवरी के लिए आखिरी में 01 यूज़ कर रहे हैं, फरवरी के लिए 02, ताकि आपका पासवर्ड का सीक्वेंस भी सेम रहे और आप उसको अपडेट भी कर पाएँ हर महीने। तो इस तरह के अपने कुछ कीवर्ड्स आप बना सकते हैं जिसके थ्रू आप अपना जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको सिक्योर कर सकते हैं। आयुष जी, अभी हम बात कर रहे थे सुरक्षा किस प्रकार से रखनी चाहिए। यदि हम बात करें इसकी कि साइबर क्राइम से बचने के लिए और क्या क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए, या हमको किस प्रकार की सुरक्षा गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकती है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? जी हाँ, बेसिकली अगर खुद की बात करें तो जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी अभी कि एंटीवायरस या इस तरह के जो भी एप्लीकेशंस होते हैं सिक्योरिटी रिलेटेड, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था एक एप्लीकेशन फायरवॉल, अगर आप नॉर्मल यूज़र हैं या आपको फ्रिक्वेंटली इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने डिवाइस में एक फायरवॉल ज़रूर इंस्टॉल करके रखें, ताकि आप जो भी मैलिशियस लिंक्स होती हैं या जो भी वायरसेस होते हैं उनसे बच सकें। और सेकंड है, गवर्नमेंट की साइड से भी हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जैसे अपन ने चर्चा की थी 1930, आपके साथ किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड होता है या किसी भी तरह का क्राइम होता है साइबर रिलेटेड, जैसे कि क्रिप्टो रिलेटेड, या आपको कोई झांसा देने की कोशिश करता है कि आपको मैसेज कर रहा है बार बार या आपको कॉल करके बार बार परेशान कर रहा है, तो आप 1930 पे कंप्लेंट कर सकते हैं, जिससे बहुत ही जल्दी एक्शन होता है। जनरली 24 आवर्स के अंदर जो भी एजेंसीज होती हैं वो इस पे एक्शन लेती हैं और आपको सहायता प्रदान करती हैं। क्या 1930 के अलावा भी कोई ऐसी हेल्पलाइन नंबर है जो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? मैम, बेसिकली बाकी सर्विसेज के लिए अगर आप 1930 पे आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं हो पाता है तो आप 112 पे कॉल कर सकते हैं। 112 जनरली सेंट्रलाइज नंबर है, और कुछ स्टेट में 100 का भी चलता है, जहाँ पे कुछ जगहों पे डायल 100 के नाम से ये सर्विसेज एक्टिवेटेड है कुछ स्टेट में, और कुछ स्टेट में 112 के नाम से एक्टिवेटेड है। तो आप इन पे कॉल करके भी अपनी जो साइबर क्राइम की जो कंप्लेंट है उनको लॉक करा सकते हैं, या कभी भी इसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये जो कंप्लेंट है, ऐसा नहीं है कि रात के 10 बज गए या 11 बजे आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है या 12 बजे तो आप कंप्लेंट नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास जब भी आपको समय मिलता है जी, आप उस समय इन नंबर्स पे कॉल करके उससे आपकी कंप्लेंट को करा सकते हैं। आयुष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। दर्शकों, आयुष जी से हुई बातचीत से जो सार निकल कर आता है वो ये है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए। और 1930 ये नंबर ज़रूर याद रखिए दर्शकों, क्योंकि ये हेल्पलाइन नंबर आपको सबसे पहले हेल्प करेगा। तो दर्शकों, कीजिए अगले कार्यक्रम की एक थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतज़ार, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।